पर चार्जिंग लाइन होगी, जैसे अपने फ्रिज में गैस चार्ज की है, चार्जिंग लाइन नहीं आई। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। कोई भी यूनिट है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग है गाड़ी की या चिलर, आपके पास डिस्चार्ज लाइन हमेशा कंडेंसर में जाएगी। विंडो एसी में चार्जिंग लाइन नहीं होती है। अच्छा मर्ची खां जी, आपके पास का जो कंडेंसर जहाँ खत्म होता है उसके बाद जो लाइन शुरू होती है, इस लाइन को कहते हैं लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन कोई भी यूनिट है आपकी, कंडेंसर के बाद जो भी लाइन होगी वो लिक्विड लाइन होगी। आगे यहाँ पर आपका स्टेनर आ जाता है। यहाँ पर स्टेनर के बाद ये लिक्विड लाइन है। लिक्विड लाइन के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा हुआ होता है। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की 6 अक़साम है। डोमेस्टिक लेवल पर फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, विंडो एसी, छोटे स्प्लिट एसी में रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमारी कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल होती है। जो बड़े स्प्लिट यूनिट हैं, एयर कूल्ड चिलर है, वाटर कूल्ड चिलर है, उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल होता है वो TXV है, थर्मोस्टेटिंग एक्सपेंशन वाल्व बतौर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल होता है। बड़े लेवल पर कार एसी है तो TXV इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक लेवल पर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब बतौर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल होता है। 6 अक़साम है, ये पूछी जाती हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक है आपके रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का। ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या काम करता है? गैस के ज़्यादा दबाव को कम दबाव में तब्दील करता है और साथ साथ कूलिंग कॉइल को रेफ्रिजरेंट मुहैया करता है। पहले विंडो जितने आते थे सिंगल कैपिलरी होती थी, सिंगल रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होता था। अब जितने भी विंडो आ रहे हैं उसके अंदर सिंगल कैपिलरी वाला दौर खत्म हो गया। अब 2 कैपिलरियां दे रहे हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल या 3 दे रही हैं। अब 2 या 3 देने से क्या मसला हल हुआ? मसला ये हुआ कि आपका वेपरेटर शॉर्ट हो गया कि एक टर्न दे दी, एक कैपिलरी आ गई, दूसरा टर्न दे दिया इसके साथ अंदर, ये दूसरी कैपिलरी आ गई, अब तीसरा टर्न दे दिया। तो इस तरह क्या होता है? इस तरह कूलिंग जल्दी होती है, कॉइल छोटे हो गए। पहले होती थी एक कैपिलरी, पूरे वेपरेटर के अंदर कंप्रेसर को रिटर्न जल्दी नहीं मिलती थी, कंप्रेसर हीटअप होते थे और गैस भी ज़्यादा चार्ज होती थी। अब क्या है? अब वेपरेटर छोटे कर दिए हैं जिसकी वजह से गैस कम चार्ज हो रही है और कंप्रेसर को रिटर्न फौरन मिल रही है। कंप्रेसर फौरन ठंडे हो जाते हैं, हीटअप नहीं होते, वरना पहले वाले कंप्रेसर हीटअप होते थे। अब 2-2, 3-3 कैपिलरियां डाल दी हैं इन्होंने। अब ये यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से रेफ्रिजरेंट कहाँ स्प्रे होगी? आपके वेपरेटर में। वेपरेटर को कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। इसे वेपरेटर इस वजह से कहते हैं यहाँ पर वेपोरेशन का अमल होता है। वेपोरेशन मीन अमले तबखीर का अमल होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट माया से बुखारात की हालत में तब्दील होती है, वेपोरेशन का अमल होता है, इस वजह से इसे वेपरेटर कहा जाता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट माया से बुखारात की हालत में तब्दील होती है और गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आपके वेपरेटर में ठंडक पैदा हो जाती है। क्या होता है? यहाँ पर रेफ्रिजरेंट गर्मी को जज़ब करती है जिसकी वजह से वेपरेटर में ठंडक पैदा हो जाती है। अब विंडो एसी है, जब वेपरेटर ठंडा हो गया तो क्या होता है? हवा, जब इस कमरे की हवा है, ये वेपरेटर है, ये ठंडा हो गया तो हरारत का असूल है, हरारत हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत से कम की तरफ सफ़र करती है। अब हवा आई, हवा के अंदर हमारी गर्मी शामिल है क्योंकि एक जगह पर बैठे हुए इंसान का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल हालत में। तो हवा जब इंसान हीट खारिज कर रहे, हवा के अंदर वो हरारत आ गई हमारी, या पंखों की या दीवारों की, ये इसके साथ आकर टकराएगी कॉइल के साथ। कॉइल ठंडे हैं तो क्या होगा? हरारत ज़्यादा दर्जा हरारत से कम की तरफ चली जाएगी। तो कॉइल जो है, हवा के अंदर जो गर्मी है वो कॉइल हरारत को जज़ब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो कॉइल के अंदर मौजूद रेफ्रिजरेंट है
वो गर्मी को जज़ब करने के बाद माया से बुखारात की हालत में तब्दील हो जाती है और हवा ठंडी होकर दोबारा कमरे में चली जाती है। इस तरह यह सर्कुलेशन जारी रहती है, जिसकी वजह से कमरा जो है वो ठंडा होता रहता है और रेफ्रिजरेंट की सर्कुलेशन इस तरह जारी रहती है। अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में मैकेनिकल आगे आ रहा है। मैकेनिकल के अंदर इसको हम टच देंगे। ये वापस सेक्शन लाइन आ गई है। ये यहाँ पर वेपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट स्प्रे हो रही है, बिल्कुल बारीक ट्यूब से। अब ये विंडो आते हैं, विंडो के साथ जैसे फ्रिज के साथ चार्जिंग लाइन लगी हुई थी, इसके साथ चार्जिंग लाइन नहीं लगी होती। इसके साथ चार्जिंग लाइन नहीं लगी हुई होती। इसके साथ आपको क्या करना होता है, चार्जिंग लाइन लगानी होती है। चार्जिंग लाइन लगाने का क्या तरीकेकार होता है, अब यहां पर आपकी मोटर लगी होती है। अब मोटर के अंदर, मोटर की फिटिंग में सारी समझा चुका हूं, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स अंदर बैठे हुए, थोड़ा सा इसको टच दे देता हूं कि मोटर के अंदर दो शाफ्टें निकली होती है। एक तरफ शाफ्ट बड़ी होगी और दूसरी तरफ शाफ्ट आपकी छोटी होगी। जिस तरफ शाफ्ट छोटी होगी ये साइड वेपरेटर साइड पर आएगी, जिस तरफ शाफ्ट बड़ी है ये साइड कंडेंसर साइड पर आएगी। इसके ऊपर प्रोपेलर फैन होगा, परों वाला पंखा होगा, जिसे हम एक्सियल फैन भी कहते हैं। ये परों वाला पंखा लगा होता है और इस तरफ जो है इस साइड इधर पतरी वाला पंखा लगा होता है, जिसको हम बिलोर फैन या सेंट्रीफ्यूगल फैन कहते हैं। सब बनाते हैं ताकि टाइम बिकता है। इधर शाफ्ट छोटी होगी, वेपरेटर साइड पर हमेशा शाफ्ट छोटी होती है और इधर परों वाला पंखा, पतरी वाला पंखा लगा होता है। ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कैपिलरी ट्यूब लगी होगी, स्टेनर और कैपिलरी ट्यूब। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, इसको हमारे पास विंडो एसी में पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का क्या नाम है। विंडो में, सिगरेट में, फ्रिज में, तो छोटे विंडो और छोटे फ्रिजों में तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है वो कैपिलरी ट्यूब होती है। 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, 3 टन का आपके पास सेपरेट एसी है तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कैपिलरी ट्यूब होगा। विंडो है, कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। क्योंकि बेसिक हर चीज़ का नॉलेज आपके पास हो। अब हम आते हैं, बना लिए शक्ल, बना लें इसको जल्दी, क्योंकि मिट जाएगा। ब्रश करता है तो गैस के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसके साथ तेल भी जाता है। नंबर 1 तो विंडो में लीकेज के चांस नहीं होते। इक्का दुक्का हमारे पास तो विंडो आया इतने टाइम हमने काम किया, विंडो के अंदर लीकेज वाले इश्यूज नहीं खड़े होते। क्यों? मोटे पाइप है, लीक नहीं होते। हाँ, ये कैपिलरी लीक हो जाती है बाज़ दफ़ा। ये क्या होती है, पाइप के साथ रगड़ खा रही होती है। 3-4 साल चलने के बाद क्या होता है, इसके अंदर सुराख हो जाता है। फिर हमें कैपिलरी रिप्लेस करनी पड़ती है। कैपिलरी जब भी रिप्लेस करें उसी साइज की और उसी लेंथ की कैपिलरी आप लगाएंगे। अगर आपने बड़ी छोटी कैपिलरी लगा दी, आपका यूनिट काम ही नहीं करेगा, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। कैपिलरी तब्दील करते वक्त अपनी ये मद्देनजर रखना है, जिस साइज की पहले लगी हुई है उसी साइज की मैंने लगानी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ भी लीकेज होगी उस जगह पर तेल आया होता है। हाँ जी, विंडो कूलिंग नहीं कर रहा, हमारे जहन में आइडिया तो होता है कहाँ लीक हो सकती है, कहाँ लीकेज आती है। कैपिलरी ट्यूब के इश्यूज आते हैं, कैपिलरी ट्यूब लीकेज हो सकती है। अगर पाइप गल गए हैं, साइडों के अंदर जोड़ होते हैं, यू बने होते हैं। ये जो पाइप जा रहा है ना, यहाँ पर यू बन के जोड़ लगा हुआ है, वेल्डिंग हुई हुई है। इस यू के अंदर हो सकता है पाइप गल गया हो तो यहाँ यू के अंदर लीकेज आ सकती है। पाइप के अंदर लीक होने की चांस नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं लीक हो जाए तो फिर आपका वो कंडेंसर है या वेपरेटर वो खत्म, स्क्रैप हो जाए, फिर वो अंदर रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्सें हैं, वहाँ पे टाँका ही नहीं लग सकता आपका। तो इस वजह से वो फिर आपको एसी स्क्रैप करना पड़ेगा, दूसरा एसी लेना पड़ेगा जब इंटरनल लीकेज आ जाए। वरना ऐसा इशू बहुत कम है, कोई हज़ारों में से कोई एक आधा कोई हो सकता है आ जाए,
बसूरत दिगर ओपन या जोड़ लीक हो जाता है या कैपिलरी लीक हो जाता है, या कोई ठोकर लगी है, कोई लैंड डैमेज हो गई। वरना लीकेज के विंडो के अंदर बहुत कम इश्यूज है कि सिंपल लीकेज जहां भी आती है वहां पर आपको ऑयल नजर आ जाएगा, तेल नजर आ जाएगा। यहाँ तेल आया हुआ है और वो जगह ब्लैक हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर तेल के ऊपर जब हवा टकराती है, हवा में कार्बन होती है, वो जगह काली। अब आपके लीकेज मालूम करने के लिए क्या करें, गैस का प्रेशर दे दें या थोड़ा सा नाइट्रोजन का प्रेशर दे दें या एयर का प्रेशर देकर आप लीकेज को ट्रेस करें कि कहाँ लीकेज है। जहाँ पे झाग वो तेल आया होता है उस जगह पर हम झाग लगाते हैं, झाग लगाकर बबल नजर आ जाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ लीकेज है। फिर हम प्रेशर निकाल देंगे, प्रेशर निकालने के बाद उस जगह पर हम रगड़ाई करेंगे ताकि तेल का असर यहाँ खत्म हो। फिर हम यहाँ पर टांका लगाते हैं। कितना फिर अगला हमारे पास क्या होता है, अगला प्रोसेस हमारे पास होते है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के बाद हम गैस को चार्ज करते हैं, ठीक हो। अब यहाँ पर गैस चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर चार्जिंग लाइन लगानी होती है। चार्जिंग लाइन आप कैसे लगाएंगे, अंदर गैस का प्रेशर पहले आपने कैसे रिलीज करना है। अब गैस का प्रेशर आप क्या करें, यहाँ पर ट्यूब कटर से हल्का सा कट का निशान दें। जब कट का निशान देंगे, निशान पड़ गया ट्यूब पर, हल्का सा निशान दे रहे ऊपर वाली साइड पर निशान दे दिया। फिर वेल्डिंग टार्च को रोशन करें, इधर हीट दें, जहाँ पे कट का निशान है वो सुराख खुला हो जाएगा। उसके साथ आप लाइन लगा दें 3-4 इंच बड़ी लाइन नहीं लगानी। और लाइन को इसके ऊपर नहीं लगाना, सीधा साइड लाइन हमेशा साइड पे लगानी है। अगर आपने सीधी लगा दी, जब ये कवर के अंदर फिक्स होगा तो हो सकता है ये लाइन टकराए कवर के साथ और गैस बर्बाद हो जाए। तो हमेशा इसको साइड पे लगाना है ताकि काम करने के बाद जब आप लाइन को बंद करें तो इसके टकराने के चांस किसी के साथ ना रहें। ये ख्याल रखना होता है आपने। अब ये चार्जिंग लाइन लगा दी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा गैस का प्रेशर, क्योंकि आपको पता है यहाँ तेल नजर आ रहा है, सिर्फ अब कंफर्म करना है। थोड़ा सा गैस का प्रेशर दे दें या थोड़ा सा नाइट्रोजन का प्रेशर दे दें, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। हल्का सा प्रेशर दे दें, वहां पर आपको झाग लगाई, बबल नजर आ गए, उसका यहाँ पर खत्म बात। अगर आप ऑल ओवर आपको कहीं लीकेज नहीं मिल रही, फिर इसके अंदर आप नाइट्रोजन का प्रेशर दे रहे हैं तो आप 100 PSI का नाइट्रोजन का प्रेशर दे दें, ज्यादा 100। अगर एयर का दे रहे हैं 500 PSI कर दें, 500 PSI नाइट्रोजन दे रहे हैं, ज्यादा 100 PSI, ज्यादा नहीं देंगे। अगर एयर का दे रहे हैं 500 PSI आप एयर का प्रेशर दे दें। अगर आपको लीकेज नहीं मिल रही, कोई कंफर्म नहीं हो रहा, 500 PSI का प्रेशर देंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा तो पता चलेगा कि कहाँ लीकेज है। वरना हल्की लीकेज का पता ही नहीं चलता कि कहाँ लीक हो रहा है। थोड़ा प्रेशर नहीं देना। इतना फ्रिज है, मैंने आपको बताया था, पूरे फ्रिज में प्रेशर दे रहे हैं, वेपरेटर कंडेंसर कट्ठा 500 PSI दे दें। अगर दोनों को अलग अलग प्रेशर दे रहे हैं, 200 उसमें दे दें, 200 उसमें दे दें, फिर ज्यादा नहीं देना। कंडेंसर में ज्यादा चला जाए कोई मसला नहीं होता, वेपरेटर में ज्यादा चला गया ना, वेपरेटर फट जाता है। अब आपने लो प्रेशर गेज लेनी है। ये विंडो ऐसे हीट एंड कूल भी होते हैं, ध्यान में रखना, ये ना सिर्फ कूलिंग है, हीट एंड कूल भी होते हैं। ये मतलब गर्म और भेजते हैं और ठंडे को सर्दी में गर्म। एसएल क्या बनता है, सेक्शन हाँ। जो गेज इस्तेमाल करनी है उसके नीचे वाले पोर्ट को हमेशा मतलूबा यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ मिलाते हैं। और लीड लगाते वक्त जो साइड बेंड हो लीड वाली, वो साइड इधर लानी होती है। जो साइड फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, वो साइड इधर आएगी। और इस साइड पर राउंड वाली साइड इधर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिन होती है। अपने सिपरेट में गैस चार्ज करने अंदर पिन है, पिन को पुश करेंगे तो गैस जाएगी। इतना हो सकता है विंडो में आप चार्जिंग सर्विस वाल, पिन वाल वाली लीड आप इस्तेमाल कर रहे हो, पिन वाल वाली आप चार्जिंग लाइन इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आपने दूसरी साइड लगा दी तो ना वैक्यूम होगा ना प्रेशर जाएगा। इस वजह से पिन वाली साइड आपने इस्तेमाल करनी हो तो हमेशा लीड का तरीकेकार ये है। अब दूसरा, उसके बाद ये जो साइड पोर्ट है इसे आपने लगा देना है वैक्यूम पंप के साथ। वैक्यूम पंप जो हमारे होते हैं, आम कंप्रेसर होता है। जब आप फॉरेन में जाएंगे आम कंप्रेसर वैक्यूम पंप नहीं होता,
वो वैक्यूम पंप बना हुआ है वहाँ पर, वो पीछे वो देख लें, ये पीछे उसके चार्ट बना हुआ है आपके साथ ही, ये मोटर लगी हुई है एंगल के साथ ही, नजर आया? हाँ ये वाली, हाँ इसका वैक्यूम पंप होगा। ये कम अज कम आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा। अच्छा लेना हो तो 50-60 लाख रुपए का मिलेगा, पैसे की बात है। गेज इस्तेमाल करेंगे लो प्रेशर गेज, जिसको हम कंपाउंड गेज भी कहते हैं। कंपाउंड गेज क्यों कहते हैं? क्योंकि गेज के अंदर 2 रीडिंग्स है, एक वैक्यूम रीडिंग और दूसरी प्रेशर रीडिंग। 0 से नीचे जो रीडिंग है ये वैक्यूम रीडिंग है, ये इंचेस ऑफ मर्करी में होती है, इसे GH से जाहिर किया जाता है। 0 से नीचे 30 तक जो रीडिंग है ये वैक्यूम रीडिंग है, खला की रीडिंग है कि सिस्टम के अंदर खला पैदा हो रहा है। खला कहाँ पैदा होता है मुकम्मल तौर पर? वो फिगर कौन सा होता है जिस पर मुकम्मल खला पैदा हो जाता है? 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी, क्योंकि वैक्यूम की जो इकाई है वो है इंचेस ऑफ मर्करी। इंचेस ऑफ मर्करी वैक्यूम की इकाई है, वैक्यूम पॉइंट 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी है। इसमें दूसरी जो रीडिंग है वो प्रेशर रीडिंग है। प्रेशर रीडिंग है PSI में, पाउंड फी मुरब्बा इंच। ये जो रीडिंग है ये हमारे पास रीडिंग होती है 250 PSI तक, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये इसके बारे में जब पूछा जाता है फिर आपको जवाब ही नहीं आ रहा होता। कंपाउंड गेज, क्योंकि 2 रीडिंग्स है, एक प्रेशर रीडिंग 0 से ऊपर प्रेशर रीडिंग है, 0 से नीचे वैक्यूम रीडिंग है। अब हमने क्या करना है? अब हमें इसमें वैक्यूम करना है, तो आप वैक्यूम पंप लें। पहले आपने थोड़ा सा प्रेशर देकर लीकेज को क्लियर करना है, उसके बाद आप वैक्यूम पंप लें। प्रेशर आमतौर पे फॉरेन कंट्रीज में नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये वैक्यूम पंप से आप प्रेशर नहीं दे सकते, सिर्फ ये वैक्यूम के लिए। नाइट्रोजन का प्रेशर दे देंगे, 100 PSI नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दो। अगर फ्रिज है तो 50 PSI डाल दो, सिपलेट है 100 PSI डाल दो। अपनी चार्जिंग रीड लगा दी इसके साथ, वैक्यूम के साथ। एक साइड वैक्यूम पंप की आपकी बंद होगी। अब आपने वैक्यूम पंप को आपने ऑन कर दिया। वैक्यूम पंप आपका ऑन हो गया। अब आपने ये क्या करेगा? सिस्टम से हवा को खींचेगा, हवा को खींचकर उसका प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाकर इस हवा को डिस्चार्ज लाइन से बाहर खारिज करना शुरू कर देगा। जब पूरे सिस्टम से यह निकल जाएगी तो गेज की सुई हमारी जाहिर करेगी 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी। अगर क्या होगा? अगर ये गेज सही है तो 29.92 पर जाएगी। अगर गेज सुई सही नहीं है, अक्सर वक्त हमारी गेजें खराब होती हैं, सुई 10 पे रुक सकती है, 20 पर रुक सकती है। अब आप ये कहेंगे वैक्यूम नहीं हो रहा, फिर हम इसको मद्देनजर रखते हैं। डिस्चार्ज लाइन से जब एयर निकलना बंद हो जाए, समझे यूनिट के अंदर वैक्यूम मुकम्मल हो गया। यूनिट के अंदर वैक्यूम मुकम्मल हो गया है। जब गेज आपकी सुई 20 पे रुक गई है, रुकी हुई है, अब इधर आप चेक करते हैं इधर से एयर नहीं आ रही, इसका मतलब है वैक्यूम हो गया। वैक्यूम के वक्त आपने यूनिट के पास बैठना होता है, हिलना नहीं होता। अब आप चिलर में वैक्यूम कर रहे हैं या फ्रिज में या डीप फ्रीजर या वाटर कूलर में, क्यों? खुदा न खास्ता आपका कंप्रेसर बंद हो जाए, खुदा न खास्ता बिजली चली जाए तो अंदर वैक्यूम हो गया है, तो एकदम जैसे ही यूनिट बंद होगा ये अंदर एयर खींचेगा, एयर खींचेगा, आपका यूनिट सारा सत्यानाश होकर रह जाए। जैसे बिजली जाती है एकदम आप साथ बैठे हैं, फौरन बॉल को बंद कर दें ताकि अंदर एयर ना जाए, हवा में जो मॉइस्चर है वो अंदर ना जाए। एयर का मसला नहीं, हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, पानी के बुखारात होते हैं, वो सिस्टम का सत्यानाश करते हैं। इस वजह से जब भी आप वैक्यूम करें, वैक्यूम पंप के पास बैठना होता है। कम पंप आपका बंद हो सकता है, बिजली जा सकती है, कुछ और इशू आ सकता है, फौरन अपने पंप को बंद करें, वाल्व को बंद कर दें। अब वैक्यूम आपने मुकम्मल कर लिया। अब आपने वैक्यूम जब मुकम्मल हो जाएगा, इधर से एयर आना बंद हो जाएगी। अगर गेज सही है तो 29.92 पर आ जाएगी, यानी 30 पर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है? आपने पहले गेज के वाल्व को बंद करना है। वैक्यूम जब मुकम्मल हो जाए तो आप गेज के वाल्व को बंद कर देंगे। गेज का वाल्व आपका बंद हो गया तो उसके बाद आप वेट करें थोड़ी देर कि आपकी सुई 30 पर रुकी हुई है
तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में हवा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वो पॉइंट है 29.92 जहाँ पर खला पैदा हो जाते हैं, हवा का जरा बराबर भी नहीं रहता, तो ये अंदर खला पैदा हो चुका है। अभी आपको पहले मैंने बताया था हवा का दबाव ज्यादा दबाव से कम की तरफ जाता है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर कहीं भी बाल बराबर लीकेज होगी तो हवा अंदर दाखिल हो जाएगी, हवा अंदर दाखिल हो जाएगी तो आपके वैक्यूम को तोड़ देगी। साफ है, ये सुई 29.92 उस सूरत में हुई है जब अंदर एयर खत्म हो गई है। Yes. जब अंदर एयर दाखिल हो जाएगी तो आपका ये वैक्यूम टूट जाएगा, सुई उस प्रेशर को जाहिर करने लग जाएगी जो इसके अंदर दाखिल हो गया है, वैक्यूम ब्रेक हो गया। जब भी आपने किसी भी यूनिट में आप गैस चार्ज कर रहे हैं, पहले आपको होल्ड लाजमी करना था, वैक्यूम कर लिया, गैस नहीं चार्ज करनी। अब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा होल्ड करें, ऐसा ना हो कि गैस डाल दें, पता चले महीने 15 दिन बाद गैस ही खत्म हो गई है, फिर बेइज्जती, फिर मसला ही खराब हो गया, अच्छी खासी बेइज्जती होती है फिर। तो इस वजह से आपने उस मसले से बचने के लिए आपने वैक्यूम किया, वैक्यूम को स्टैंड रखें। अगर सुई ऊपर चली जाती है इसका मतलब है उस्ताद कहीं लीकेज है, वैक्यूम आप पर टूट गया, दोबारा प्रेशर दो नाइट्रोजन का, दोबारा लीकेज ट्रेस करेंगे कहाँ लीकेज है जिसकी वजह से ऐसा इश्यू आ गया। अब हमारे पास जब वैक्यूम अपनी जगह स्टैंड हो जाए तो आपने क्या करना है, इस लीड को आपने उतारना है। कंप्रेसर से जब लीड को उतारेंगे पहले अपने गेज का बाल बंद करना है, हर चीज को ध्यान में रखते हैं, गेज का बाल बंद करना है, उसके बाद अपने वैक्यूम पंप को बंद करना है। पहले वैक्यूम पंप बंद नहीं करना, पहले गेज का बाल बंद फिर वैक्यूम पंप बंद। अब लीड उतारेंगे, लीड जैसे उतारेंगे इस लीड के अंदर वैक्यूम था, एकदम एयर अंदर जाएगा, एयर यहाँ रुक जाए, क्यों आगे बाल बंद है। अब आपने वैक्यूम पंप की जगह जहाँ पर अगर आम एसी है तो इसके अंदर R22